डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में आयोजित स्ट्रेटिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला में शामिल हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। कार्यशाला में सीएम साय ने कहा, बदलते समय और नई चुनौतियों को देखते हुए बनाए गए नए आपराधिक कानूनों ने देश की न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। अब डिजिटल तकनीक से तेज होगा न्याय। ई साक्ष्य और ई समन से आसान हुई प्रक्रिया। 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि की तैयारी तेज। पैतृक गांव नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे शिबू सोरेन की प्रतिमा का अनावरण। पैतृक गांव नेमरा में शिबू सोरेन का श्रद्धांजलि कार्यक्रम का होगा आयोजन। महाराष्ट्र के अमरावती में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नशा तस्कर के कब्जे से करीब 53 लाख कीमत की एमटी यानी मैफेड्रॉन बरामद किया। पुलिस ड्रग के सप्लाई नेटवर्क की जानकारी जुटा रही। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करके। रायपुर में आयोजित स्ट्रेटिंग डिजिटल जस्टिस राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बदलते समय और नई चुनौतियों को देखते हुए बनाए गए नए आपराधिक कानूनों ने देश की न्याय व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को जल्द, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय दिलाना है। नए कानूनों में डिजिटल साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल चैट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और वैज्ञानिक फॉरेंसिक जांच को कानूनी मान्यता दी गई है, जिससे अपराध की जांच और अभियोजन पहले से ज्यादा प्रभावी हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई साक्ष्य, ई समन, न्याय त्रुटि, सीसीटीएनएस और आईसीजीएस जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं से न्याय प्रक्रिया तेज और जवाबदेह बन रही है। छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस थाने ऑनलाइन काम कर रहे हैं और अब तक करीब 1,97,000 एफआईआर ऑनलाइन दर्ज हो चुकी हैं। वहीं राज्य में 9 नए साइबर थाने भी शुरू किए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कहा कि नए कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सभी विभागों के समन्वय से ही संभव है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच से न्याय व्यवस्था और मजबूत होगी। जून महीने में जिला न्यायालयों में करीब 9,910 और हाईकोर्ट में 58 मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि डिजिटल न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने एफआईआर की मैनुअल प्रक्रिया खत्म करने, वन डेटा वन एंट्री व्यवस्था लागू करने और ई फॉरेंसिक, ई साक्ष्य, न्याय त्रुटि और सीसीटीएनएस, नेफिस और डीएनए सैंपलिंग जैसी तकनीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीक लगातार बदल रही है, इसलिए न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि नए कानूनों और डिजिटल तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल से छत्तीसगढ़ देश में तेज, पारदर्शी और आधुनिक न्याय व्यवस्था का अग्रणी राज्य बने। रायपुर के लोक भवन में राज्यपाल रमेन टेका और मुख्यमंत्री साय की मौजूदगी में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम के जरिए देश भर में इस अभियान की शुरुआत की और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का सकारात्मक इस्तेमाल कर विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और युवा संगठनों के सदस्य शामिल हुए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण की शपथ ली। इस दौरान युवाओं को नशीले पदार्थों से होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान की जानकारी दी गई। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान 2 अगस्त 2026 से शुरू होकर 100 हफ्ते तक देश भर में चलेगा। अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, एनएसएस, एनसीसी और युवा संगठनों के माध्यम से जागरूकता रैलियां, शपथ कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सोशल मीडिया अभियान चलाए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के साथ उन्हें सकारात्मक सोच और राष्ट्र निर्माण से जोड़ना है।
श्रावण मास के पहले सोमवार पर कवर्धा से बाबा भोरमदेव मंदिर के लिए 18 किलोमीटर लंबी भव्य पदयात्रा का शुभारंभ हुआ। पंचमुखी बूढ़ा महादेव मंदिर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच भगवान भोलेनाथ की पूजा और अभिषेक किया। उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उप मुख्यमंत्री खुद की श्रद्धालुओं के साथ पदयात्रा में शामिल हुए। पदयात्रा में जिले समेत प्रदेश के अलग अलग इलाकों से पहुंचे हजारों शिव भक्त शामिल हुए। श्रद्धालुओं के हाथों में भगवा ध्वज और कंधों पर कावड़ नजर आई। वहीं हर हर महादेव बम बम बोले और जय भोलेनाथ के जयघोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। अलग अलग स्थानों से पहुंचे कलाकारों ने शिव की टोली के रूप में प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। भक्त बाबा भोरमदेव के दर्शन और जल अभिषेक के लिए पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहे। नारायणपुर जिले के पालकी और दोड़ी बेड़ा गांव में वन मंत्री केदार कश्यप ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मंत्री ने प्रभावित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सहायता राशि के चेक और कंबल वितरित किए। मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा की इस मुश्किल घड़ी में सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है और हर जरूरतमंद तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। वहीं दोड़ाबेड़ी में भी मंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और भरोसा दिलाया कि राहत और सहायता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किए कि प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही जिन परिवारों को अतिरिक्त मदद की जरूरत है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तत्काल सहायता देने के निर्देश दिए गए। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में 4 अगस्त को झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि की बड़ी तैयारियां हो रही हैं। जहां कल दिशोम गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए हर समाज व वर्ग के लोग उनके पैतृक गांव नेमरा पहुंचेंगे। इसी क्रम में रामगढ़ के लुकाया टाड़ परिसर में शिबू सोरेन की प्रतिमा भी लगाई गई है, जिसका अनावरण राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं। पैतृक आवास के आंगन में ही बाबा शिबू सोरेन का श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन होना है, जहां शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन, पुत्र हेमंत सोरेन, छोटे पुत्र बसंत सोरेन, बहू कल्पना सोरेन समेत परिवार के सभी सदस्य पारंपरिक सामाजिक रीति रिवाज से बाबा को याद करेंगे। इस अवसर पर शिबू सोरेन के समाधि स्थल नाड़ी दरहा नेमरा तक सड़क का निर्माण कराया गया है। जानकारी के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल जाकर संताली रीति रिवाज से हुए श्रद्ध कर्म को याद किया जाएगा। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद लुकैया टाड़ मैदान में मुख्यमंत्री का संबोधन के साथ विकास मेला से परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम होगा, जिसके लिए 400 फीट का पंडाल और स्टेज बनाया गया है। मुख्यमंत्री सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के संघर्ष के बारे में लोगों को बताएंगे, जहां पिछले 10 दिनों से तैयारियां की जा रही हैं। ऐसे में यहां आने वाले सभी लोगों के लिए भोजन में खिचड़ी की व्यवस्था की गई है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से काफी संख्या में लोग बाबा को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच सकते हैं। भाई शिबू सोरेन हमेशा कहते थे, पढ़ो लिखो, हड़िया दारू छोड़ो, आगे बढ़ो। यह उनकी सोच थी और इस विरासत और सोच को अब हेमंत सोरेन आगे ले जाएंगे। बताते चले कि गोला प्रखंड के गोला चौक से बरलंगा चौक और लुकैया टाड़ से नेमरा तक हजारों लोग कार्यक्रम की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इस दौरान सड़क के दोनों ओर शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन के पोस्टर लगाए गए हैं। बरलंगा चौक से सुथरपुर चौक तक सड़क के किनारे अस्थायी विद्युत पोल लगाए गए हैं और जगह जगह बड़े बड़े जनरेटर लगे हैं। इसके अलावा पैतृक आवास के सामने तालाब की साफ सफाई के साथ जगह जगह दीवारों पर सौराय पेंटिंग की गई है। बताया जा रहा है कि नेमरा अतिथि भवन के ऊपर तल्ले में राज्य के आला अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित विधायक राज सिन्हा के कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की अहम बैठक हुई। बैठक में आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, समरसता संकल्प अभियान, तिरंगा यात्रा, हर घर तिरंगा अभियान और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर रणनीति तैयार की गई। विधायक राज सिन्हा ने धनबाद विधानसभा के 8 मंडलों के अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
विधायक राज सिन्हा ने बताया कि 4 अगस्त को समरसता संकल्प अभियान के तहत संत शिरोमणि गुरु रविदास की जन्मस्थली से निकली पवित्र मिट्टी का कलश धनबाद पहुंचेगा। वहीं कलश पुटकी, केंदुआ, गोधर और बैंक मोड़ होते हुए जोड़ा फाटक स्थित राम मंदिर पहुंचेगा। वहीं 10 से 14 अगस्त तक जिला स्तर पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा और जरूरतमंद लोगों को संगठन की ओर से तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। विधायक ने कहा कि ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट जाएंगे उन्हें सूची में शामिल कराने के लिए पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा 14 अगस्त को विभीषिका स्मृति दिवस पर काली पट्टी बांधकर मौन यात्रा और संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सभी कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। विधानसभा के सभी हमारे 8 मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और हमारे जिला के पदाधिकारीगण, महामंत्री मानस प्रसून जी, रुपेश जी, मंत्री मौसम जी, हमारे मुखिया रमेश जी या और भी जिला के अन्य सभी मंच मोर्चा के अध्यक्षगण और प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक हुई है और 4 तारीख को धनबाद में जो अखिल भारतीय स्तर पर समरसता संकल्प यात्रा के रूप में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से मिट्टी लेकर के यात्रा निकली है। नगरी स्थित वृद्धाश्रम में डीसी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री नियमित निरीक्षण के दौरान बुजुर्गों का हालचाल जानने पहुंचे। डीसी के पहुंचते ही बुजुर्ग उनसे मिलने के लिए इंतजार करने लगे, जबकि स्वास्थ्य कारणों से नीचे नहीं आ सके। बुजुर्गों से मिलने में वे खुद उनके कमरों तक पहुंच गए। इस दौरान चतरा निवासी एक बुजुर्ग ने उनका हाथ थाम लिया। वहीं वृद्धाश्रम की एक माताजी ने भजन प्रस्तुत किया, जिसमें डीसी, प्रोबेशनर, IAS आस्था शरण समेत अन्य अधिकारियों ने भी ताल से ताल मिलाई। माहौल पूरी तरह आत्मीय और भावुक हो गया। भजन के बाद एक बुजुर्ग ने डीसी से डूरंट कप फुटबॉल मैच देखने की इच्छा जताई। इस पर मंजुनाथ भजंत्री ने तुरंत जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को इच्छुक बुजुर्गों के लिए मैच देखने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पिछले निरीक्षण में बुजुर्गों से उनकी पसंद और शौक पूछे गए थे, जिसे याद करते हुए डीसी इस बार मिठाइयां लेकर पहुंचे। उन्होंने प्रोबेशनर IAS आस्था शरण के साथ मिलकर बुजुर्गों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। इसके बाद उन्होंने दूसरे तल पर रह रहे बुजुर्गों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। निरीक्षण के दौरान डीसी ने बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और जरूरी सुविधाओं की लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। वृद्धाश्रम परिसर में जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान, चापानल लगाने, साफ सफाई, हरियाली, बिजली और प्रकाश व्यवस्था बेहतर करने को भी कहा गया। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा की रविवार रात जामताड़ा जिले में पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक साहिबगंज जेल से धनबाद जेल ले जाते समय कैदी वैन का टायर पंचर होने के बाद वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसी दौरान सुजीत सिन्हा ने कथित तौर पर एक जवान का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग करने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की पुष्टि साहिबगंज SP अमित सिंह और जामताड़ा SP शंभू सिंह ने की है। पुलिस के मुताबिक सुजीत सिन्हा पर हत्या, रंगदारी और संगठित अपराध से जुड़े 75 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। पुलिस का दावा है कि वह पाकिस्तान में छिपे गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ मिलकर जेल के अंदर से ही झारखंड में रंगदारी और अवैध हथियारों का नेटवर्क चला रहा था। उसका कथित नेटवर्क धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और रांची समेत कई जिलों तक फैला हुआ है। इस मामले की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी और झारखंड CID भी कर चुकी है। वहीं सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर झारखंड की हाई प्रोफाइल पुलिस कार्रवाइयों में शामिल बताया जा रहा है। इसे राज्य का दूसरा बड़ा हाई प्रोफाइल गैंगस्टर एनकाउंटर माना जा रहा है। इससे पहले 11 मार्च 2025 को गैंगस्टर अमन साहू का पुलिस एनकाउंटर हुआ था। फिलहाल सुजीत की मौत के बाद उनके आपराधिक नेटवर्क और इस मुठभेड़ से जुड़े पूरे घटनाक्रम की जाँच जारी है। जो बंदी था उसको साहिबगंज जेल से धनबाद जेल जो है शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान यहाँ पे गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर गई, संभवतः टायर इसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान
ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि धनबाद के सराय ठेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर में युवक करण कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। डीएसपी विधि व्यवस्था प्रकाश सोया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि चोरी के संदेह में करण कुमार की बेरहमी से पिटाई की गई थी। गंभीर रूप से घायल करण को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को जगजीवन नगर में जामुन के पेड़ के पास एक युवक के गंभीर रूप से घायल पड़े होने की सूचना मिली थी। उसकी पहचान करण कुमार के रूप में हुई। परिजनों और स्थानीय लोगों ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे जेपी अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच के दौरान पुलिस ने कन्हाई लाल भट्टाचार्य और शिव प्रकाश को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने कथित तौर पर बताया कि करण उनके घर में चोरी की नीयत से घुसा था, जिसके बाद उसकी पिटाई की गई। पुलिस के अनुसार शोर सुनकर आसपास के कुछ अन्य लोग भी मौके पर जुट गए और उन्होंने भी करण के साथ मारपीट की। गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डीएसपी ने बताया कि मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान जारी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच जारी है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सुबह एक हम लोग को सूचना मिला था कि जगजीवन नगर के पास में एक लड़का जो है गंभीर घायल अवस्था में गिरे हुए हैं। तो उसी सूचना के आलोक में सबसे पहले थाना सराय ठेला गया। उसके बाद आगरतर इंक्वायरी किया गया कि ये लड़का कौन है, तो उसका पहचान करण कुमार के नाम पे हुआ। तो फिर आगे पूछताछ करने पे, अनुसंधान करने पे ये पता चला कि ये लड़का को उसी मोहल्ला के ही कुछ लोगों के द्वारा रात में चोरी करने के संदेह में पकड़ा था। रात में ये लड़का एक घर में घुसा था, कन्हैया लाल के घर में। तो पकड़ने के बाद वो चिल्लाने लगे, तो अगल बगल के लोग और भी आए, तो सभी लोग इनको मारपीट किए। मारपीट करने के बाद और घर के बाहर आए, तो घर के बाहर भी कुछ लोग आए। तो उसके बाद ये काफ़ी गंभीर रूप से उसको चोटें आई, तो चोट के बाद उसको छोड़ दिया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के नासिक में नीलवंटी रोड स्थित जादव बस्ती इलाके में कृषि भूमि के कब्जे को लेकर विवाद सामने आया है। 1 अगस्त को हुई इस घटना के बाद संबंधित महिला किसान के परिवार ने कैनरा बैंक की अशोक स्तंभ शाखा, कुछ लोगों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि गट नंबर 888 की जमीन पर बैंक से 27.67 लाख रुपए का कर्ज लिया गया, जिसे ओटीएस योजना के तहत 16.50 लाख रुपए जमा कर पूरी तरह चुका कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि कर्ज का निपटारा होने के बावजूद बैंक ने डीआरटी कोड 3 वाशी में कथित तौर पर गलत जानकारी और दस्तावेज पेश किए। रविवार के वहीं परिवार के मुताबिक इसी के आधार पर करीब 12:50 पर आपको बता दें कि इसके आधार पर करीब 12.50 करोड़ रुपए मूल्य की कृषि भूमि को कथित तौर पर सिर्फ 1.73 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। परिवार ने खरीदार अमोल संभाजी पगारे, सुरेश मेघराज लोया और स्थानीय एजेंट राजेंद्र पुंडलिक जंगम के साथ कथित मिलीभगत का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि इस कथित कार्रवाई से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और जमीन को लेकर उनका अधिकार प्रभावित है। हालांकि ये सभी आरोप संबंधित परिवार की ओर से लगाए गए हैं और मामले में कैनरा बैंक या अन्य आरोपित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आनी नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी है। अमरावती शहर में राजापेट पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अकोली रोड स्थित साईं हेरिटेज परिसर में 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 277 ग्राम एमडी यानी मेफेड्रॉन बरामद किया है। इसके साथ एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार और 2 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त सामान की कुल कीमत करीब 53,25,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाई जा रही अभियान के तहत की गई। आरोपी के पास से बरामद एमडी की बाजार कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के बाद पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश जारी है कितनी बड़ी मात्रा में ड्रग कहां से लाई थी और इसकी सप्लाई किन लोगों तक की जानी चाहिए। फिलहाल राजापेट पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ड्रग के सप्लाई नेटवर्क और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।
277 ग्राम एमडी की बरामदगी और लाखों रुपए के माल की जब्ती को मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। तो फिलहाल इस हेडलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।